गुड मॉर्निंग बच्चों, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोग क्लास 12 में सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और मुझे लगता है कि आपने लास्ट टर्न तक आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया, मैंने बताया आपको क्या थे, डिफ्यूज़न बताया, ऑस्मोसिस बताया, मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया था। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं बच्चों। मैंने बताया क्या था, मैंने कहा था कि सपोज़ करिए बच्चों आपके पास एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है जिसमें आप बीच में क्या लगाया है, आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है ताकि सल्यूट क्या हो, बाहर ना जा सके। और आपने क्या किया है, एक तरफ सॉल्यूशन लिया है और एक तरफ सॉल्वेंट लिया है। अब आपको पता है बच्चों कि क्या होता है कि जो जब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होता है वो मूव आउट करता है और सल्यूट इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो क्या होगा बच्चों, जब इधर से हम प्रेशर लगाएंगे तो ये जो सॉल्वेंट का जो ट्रांसफ़र है या जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, वो रुक जाएगा। क्या होगा, जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, अगर इधर से हम एक रिक्वायर्ड प्रेशर लगाएंगे तो हम पाएंगे कि क्या होगा, सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पाएगा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो क्या फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों कि जो सॉल्वेंट होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करके सॉल्यूशन साइड में चला आता है। लेकिन अगर हम इधर से सॉल्यूशन के साइड से एक स्पेसिफिक प्रेशर लगाएं तो हम ये पाएंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड है, मतलब कि जो सॉल्वेंट जो है जो अपने तरफ से जो सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, ये होना क्या होता है, रुक जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मुझे लगता है बच्चों ये आप बहुत हद तक का क्लियर होगा। मेरा गला थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा क्योंकि रीज़न है कि मेरा क्रैम्प है, इसमें मैं सीधे नहीं देख पा रहा। चलिए बच्चों, ये क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कुछ चीज़ें आप समझ जाइए इसमें कि देखिए अब कुछ चीज़ें हैं बच्चों, आप इसमें समझ जाइए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं पाई से। पाई के कुछ थ्योरीज होते हैं, समझ लीजिए। जैसे कि पाई जो होता है, पाई जो होता है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, किसके, मोलैरिटी की। मोलैरिटी का मतलब, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोलैरिटी जितनी अधिक होगी किसकी, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, उतना ही क्या होगा, पाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जितनी मोलैरिटी जितनी अधिक, पाई उतनी अधिक। मतलब सीधे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पाई होता है, देखिए बच्चों इसको आप महसूस भी कर सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट अधिक है, यानी कि अगर सॉल्वेंट की अगर मोलैरिटी ज़्यादा है बच्चों, तो क्या होगा, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, देखिए बच्चों जैसे क्या होगा, दो चीज़ें हैं, इसको आप लिख लीजिए। ये क्या है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे m क्या है, m है आपका मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन। और ये क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए बच्चों, जो पाई है यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी जितनी अधिक होगी आपको प्रेशर उतना ही अधिक अप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीज़न समझिए बच्चों, अगर इसकी मोलैरिटी अधिक है तो मतलब इसका कंसंट्रेशन अधिक है, इसका कंसंट्रेशन अधिक है तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ भागना चाहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपको सॉल्वेंट को रोकना है तो आपको ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर तापमान अधिक है तो भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्वेंट के ट्रांसफ़र को क्या कर सकते हैं, इधर आप रोक सकते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? तो मुझे लगता है बच्चों ये बात बहुत हद तक क्लियर होगी कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ भी नहीं होता है बच्चों,
किसी कंटेनर में, किसी सेमी पेरियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ भागता है। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज द ट्रांसफर ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो होगा क्या बच्चों कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन की तरफ भागेगा और इससे क्या होगा, इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। होगा क्या बच्चों कि अगर हम सोल्यूशन के साइड से एक प्रेशर अप्लाई करें तो हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन है ये होना रुक जाता है। ये क्या होता है, ये होना रुक जाता है। और ये होना रुक जाता है इसका मतलब ये है कि ये जब जिस प्रेशर पे ये होना रुकता है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मोलैरिटी पर, एक टेम्परेचर पे। यानी कि अगर सोल्यूशन की मोलैरिटी हाई है तो मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा भागना चाहेगा सोल्यूशन की तरफ, यानी कि तब सॉल्वेंट को रोकने के लिए आपको प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसी तरह से तापमान ज़्यादा होगा तो भी जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, सोल्यूशन की साइड ज़्यादा होगी और उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, पाई इज इक्वल टू mRT। इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब मोलैरिटी इंटू गैस क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो R है बच्चों, यहाँ पे जो R है उसको क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। आप पढ़ चुके हैं कि जो R होता है, R को एक जगह रेडविक कांस्टेंट भी आपने पढ़ा है, एक जगह गैस कांस्टेंट पढ़ा है। तो यहाँ पे R का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे जो R की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों, याद कर लीजिए, यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है दी रहेगी आपको 0.0821 मोल पर केल्विन। क्या होती है बच्चों, एटीएम पर मोल होती है बच्चों। एक मिनट, हाँ, एटीएम पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आर की वैल्यू होती है 0.02821 होती है, 0.0821 एटीएम पर मोल केल्विन होता है बच्चों। ये क्लियर है? तो ये आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम पर मोल केल्विन। तो बच्चों अगर m की वैल्यू दी हो, r की वैल्यू को पता है और t की वैल्यू दी हो तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ टर्म्स है बच्चों, उसको देख लेते हैं। जैसे एक टर्म है बच्चों आइसोटोनिक। ये क्या है बच्चों, आइसोटोनिक। क्या है आइसोटोनिक, तो लिख लीजिए। इसका मतलब बच्चों होता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सपोज करिए बच्चों कि कहीं पर टर्म आता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कभी दो सिस्टम की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक। अगर किसी दो सिस्टम के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी सिस्टम का प्रेशर अगर π1 है और किसी दूसरे सिस्टम का प्रेशर π2 है और ये अगर आपस में दोनों इक्वल हैं तो इसको, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। और बच्चों ये सेम तापमान पर होता है। अगर टेम्परेचर सेम हो तो हम अगर मान लीजिए किसी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों सिस्टम क्या हैं, आइसोटोनिक हैं। ये क्लियर है? चलिए अब आता है बच्चों हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक लिख लीजिए इसको। एक आता है टर्म हाइपोटोनिक। क्या आता है बच्चों, टर्म हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है बच्चों जब किसी एक सिस्टम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो। ठीक है बच्चों, आइसोटोनिक मतलब होता है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, मतलब π1 लेस देन π2 हो। इसको नोट कर लीजिए। और एक बच्चों टर्म होता है क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया, मोर ऑस्मोटिक। बस इसको बच्चों नोट कर लीजिए, बाकी बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक,
यहाँ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यहाँ पे पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 और यहाँ पे लेस देन पाई 2 और यहाँ पे पाई 2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन नोट करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Calculate the osmotic pressure due to 5% W/V cane sugar solution at 15 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन सोल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, केन शुगर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, ये होता है केन शुगर C12H22O11। नोट कर लीजिए इसको, क्या होता है C12H22O11। आपको ये सॉल्व करना है, कोशिश करिए एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या। देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए बच्चों पहली बात हमको मतलब है 5% सोल्यूशन का। इसका मतलब बच्चों 5% W/V का मतलब क्या है, आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। 5% W/V का मतलब होता है 5 ml ऑफ सोल्यूशन, या ऐसे लिख लीजिए इसको, सॉरी इसको ऐसे, वेट बाई यानी कि 5 ग्राम सल्यूट है किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। इसका ये मतलब हुआ वेट बाय वॉल्यूम का। वेट बाय 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ बच्चों 5 ग्राम सोल्यूशन किस में है, 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम सल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन में है। इसका मतलब ये हो गया। ये बच्चों क्यों निकाले हैं, ये इस वजह से निकाले हैं क्योंकि यहाँ से हमको m मिल जाएगा, मोलैरिटी। देखिए पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है MRT। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, MRT। M का मतलब क्या हो बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, गिवन मास, क्या मैंने बताया था, N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 ग्राम, यहाँ से आया है। मोलर मास कितना है निकाल देते हैं, 12, यहाँ से कितना आएगा 12 × 12, यहाँ से 22 × 1 और यहाँ से 11 × 16। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो मुझे लगता है ये 343 आएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये 343 आता है, 3 या 342 आता है। जोड़ लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 342। यानी केन शुगर का जो मोलर मास है वो कितना है 342, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना वॉल्यूम है 100 ml, और होना चाहिए कितने चाहिए लीटर में, तो बाई 1000 इंटू R। R का मतलब 0.0821 R, और T का मतलब वो बच्चों T कैल्विन में होता है। ये क्या है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि, और तो T कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो कैल्विन कितना होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273
प्लस 15 इज इक्वल टू 288 इंटू 288। इसको सॉल्व करिएगा, यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर 3.4 ATM आएगा। आप इसको देख लीजिएगा। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपसे कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% WYV केन शुगर सोल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, यहाँ मतलब क्या हो समझिए। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें केन शुगर सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन कितना है 5%। तो आपको बताना है कि उस सिस्टम पर लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। मतलब आपको वो प्रेशर बताना है कि जब सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होगा, सोल्यूशन की तरफ आने में रुक जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे 5% दिया है तो यानी कि हमें पहले क्या निकालना होगा, मोलैरिटी। 5% का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलैरिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पहले हमें मोलैरिटी, तो हमें पहले मोलैरिटी निकालनी होगी। तो 5% W/V का मतलब हो गया बच्चों कि 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम जो सल्यूट है वो 100 ml सोल्यूशन में घुला होगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पाई इज इक्वल टू MRT। M का मतलब हो गया बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, M का मतलब क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है 100, और लीटर का मतलब बाई 1000 इंटू R इंटू T। R क्या है, गैस कांस्टेंट 0.0821 इंटू कैल्विन 288, कितना आएगा 3.4 ATM। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो यही आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक एग्जाम्पल भी अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक बच्चों एक और टर्म आता है, दिया हुआ है तो मैं बता दूं आपको बच्चों। एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे आपने इसको जानते हैं कि कैसे, आरओ से। आपको घर में आरओ लगा होगा, बोलते हैं ना कि मेरे घर में आरओ लगा है। आरओ का मतलब ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जिस पे आपका एक्वागार्ड काम करता है। क्या होता है बच्चों समझिए। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है आपको, बस केवल जान जाइए। यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। होता है क्या बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि वो प्रेशर जिस पे जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, वो क्या हो, रुक जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन होता क्या है बच्चों कि सपोज़ करिए कि जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, पिछला क्वेश्चन लगाया, उसमें था क्या 3.4 ATM आंसर आया। 3.4 ATM आंसर आने का मतलब बच्चों ये हुआ कि उस सिस्टम पर अगर आप सॉल्यूशन साइड पर 3.4 ATM का प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा बच्चों, जो ट्रांसफ़र होगा किसका, सॉल्यूशन का टुवर्ड सल्यूट साइड। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है बच्चों, वहाँ पे आंसर कितना आया था 3.4 ATM। इसका मतलब ये था बच्चों कि उस सिस्टम में अगर हम इधर से 3.4 ATM का प्रेशर लगाएंगे तो ये जो मूवमेंट है वो क्या होगी, रुक जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा कि आंसर आया था 3.4 ATM। अब होगा क्या बच्चों कि सपोज़ करिए कि सिस्टम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है 4 ATM है, सपोज़ करिए। यानी कि अगर इस सिस्टम पे आप 4 ATM प्रेशर अप्लाई करेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, तो जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा। ठीक, लेकिन ये बताइए बच्चों कि अगर क्या हो कि हम इसी सिस्टम पर 10 ATM का प्रेशर लगा दें या 50 ATM का प्रेशर लगा दें, तो होता क्या है बच्चों कि जब आप सॉल्यूशन साइड में पे लगा हुआ प्रेशर को अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सीड करता है, मतलब 10 ATM 50 ATM मतलब 4 ATM से एक्सीड करता है, तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्वेंट के साइड में मूव करने लगता है। क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट साइड में मूव करने लगता है, और इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। होना क्या चाहिए था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड में, लेकिन हो क्या रहा है,
सॉल्यूशन सॉल्वेंट साइड में। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और बच्चों इसका इस्तेमाल आप जानते हैं कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। इसका इस्तेमाल होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, या आप कह सकते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। और बच्चों ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये अपने आप नहीं होता, ठीक है। मतलब इसको कराने के लिए आपको प्रेशर अब ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं होगा ये, इससे आपको कराना पड़ेगा। ऑस्मोसिस अपने आप होता है, डिफ्यूज़न अपने आप होता है, लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो अपने आप नहीं होता, इसको आपको कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बच्चों कि अब आप सब कुछ पूरी तरह से समझ चुके हैं। आपको मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई। क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब या नहीं, आपने पहले क्या पढ़ा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा बच्चों कि अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो होता क्या है बच्चों कि उसका प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है, जिसको आपने क्या बोला? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो होता क्या है बच्चों कि वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट को सरफेस पे आने से हिंडर करता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक लिया बीकर और इसमें ए बी डाल दिया, ए बी ऐसे डाल दिया आपने, ए बी ऐसे डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों, सपोज करिए ए क्या है, बी मैंने बताया बी सॉल्यूट को बोलते हैं या जो भी है बच्चों, और मान लीजिए बी क्या है? सॉल्यूट है और ए सॉल्वेंट है, ठीक है। बी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल है, मतलब जो भाप बन सकता है। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, जो भाप नहीं बन सकता। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो V है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो भाप बनेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा? इस A को भी सरफेस पे आने से रोकेगा। क्या करेगा? इस A को सरफेस पानी से रोकेगा, जिससे A भी अपने उस रफ्तार से वेपराइज नहीं हो पाएगा जिस रफ्तार से प्योर एयर वेपराइज होता होगा या होता रहा होगा। तो इससे क्या होगा बच्चों कि वो जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाई हैं, अगर आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? वोलेटाइल सॉल्वेंट को सरफेस पे आने से हिंडर करेगा और वेपर प्रेशर को क्या करेगा? बनने की रफ्तार को रिड्यूस कर देगा, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अब मैंने बताया था बच्चों कि बॉइलिंग का मतलब होता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्या? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग का मतलब होता है बच्चों कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। तो क्या बोला मैंने बच्चों कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसके बोलते हैं बॉइलिंग। अब देखेंगे बच्चों, अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूं तो मैंने देखा कि इस सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। इस सिस्टम मैंने क्या देखा? इस सिस्टम में हमने देखा बच्चों कि जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया? सोल्यूशन का कम हो गया। अब जब बच्चों जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया, क्या हो गया? जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो यानी कि अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको उस समय कि जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब यानी कि एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा वेपर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कम हो गया है। तो अब क्या होगा बच्चों कि जब आप ज़्यादा हीट लगाएंगे तो यानी कि ज़्यादा भाप निकालने के लिए, तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर की प्रेशर की जो बराबरी है, अब क्या होगा? देखिए बच्चों, जैसे कि बॉइलिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, यही इसी का मतलब होता है बॉइलिंग। मतलब ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे से जो बॉइलिंग करने पर जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या? बॉइलिंग। अब क्या हुआ बच्चों कि वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अब जब वेपर प्रेशर कम हो गया
तो अब यानी कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अगर वो वेपर प्रेशर पहुंचाना है तो आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों? तभी तो ज़्यादा वेपर निकलेगा। तो जब ज़्यादा वेपर निकलेगा तब जाकर कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वो चीज़ें पहुँच पाएंगी। तो जब ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा यानी कि जो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मतलब ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी। जब ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी मतलब पानी जब ज़्यादा टेम्परेचर उबलेगा तभी ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो यानी कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि पहला क्या था बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या बच्चों हम पढ़े थे बच्चों? बताइए, सोचिए क्या पढ़े थे हम अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम क्या पढ़े थे बच्चों? अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। मुझे लगता है बच्चों ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत हो रही होगी। इसमें सोचिएगा एक बार आप, जब से क्या होगा जब आप अपना दिमाग लगे लगाएगा, क्योंकि मैं जितना भी समझा लूँ वो चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से बता नहीं पाऊँगा। क्योंकि रीज़न ये है कि पहली बात तो ऑनलाइन है, आप सामने बैठते तो मैं कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता। बट अब क्या है बच्चों की इसको एक बार आप घर बैठ के सोचिएगा तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। हो सकता मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो चलिए, अगर जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं इसको स्पेशली फिर से दोबारा समझाऊंगा आपको। अगला क्या था बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्या था बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे हुआ क्या बच्चों कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों, फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? फ्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों कि लेस ऑर्डर्ड से मोर ऑर्डर्ड। मतलब जैसे पानी क्या है तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? लेस ऑर्डर्ड हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स लेस ऑर्डर्ड हैं। तो क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल जब लेस ऑर्डर्ड हैं, जब आप उनको आइस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप उसको जमाएंगे, जब आपको फ्रीज करेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? लेस ऑर्डर्ड है, मतलब उनकी ऑर्डरनेस कम है। लेकिन जब वो आइस बनेंगे तो उनकी ऑर्डर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, मतलब मॉलिक्यूल्स को इधर उधर घूमने की क्या है? आज़ादी है। ठीक है, मतलब वो क्या है? लेस ऑर्डर्ड है। जैसे कि क्लास में अगर टीचर ना हो तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, मतलब बच्चे क्या हो जाते हैं? लेस ऑर्डर्ड हो जाते हैं। ठीक, लेकिन वही टीचर आ जाए तो क्या होगा? फिर बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि फ्रीजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेस ऑर्डर्ड से मोर ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना। अब क्या होगा बच्चों कि अगर आपने क्या किया, किसी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट डाल दिया, कैसा भी सल्यूट डाल दिया आपने, तो क्या होगा बच्चों कि पहले बात तो केवल सॉल्वेंट था। अब आपने क्या किया कि किसी सॉल्वेंट में क्या किया, मान लीजिए ए सॉल्वेंट है, उसमें क्या कर दिया आपने? बी सल्यूट डाल दिया। तो अब यानी कि जो रैमडेबनेस है ए की वो बढ़ गई। रैमडेबनेस का मतलब भाई मान लीजिए पहले अगर 2 मोल ए था और आपने 1 मोल बी मिला दिया तो अब क्या हुआ? 3 मोल हो गया। तो मतलब जो सॉल्वेंट की जो रैमडेबनेस थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब रैमडेबनेस बढ़ गई तो यानी कि अब उसको ऑर्डर्ड में लाने के लिए आपको और ज़्यादा तापमान कम करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा। ठीक, जैसे कि आप क्या कर दिए कि पानी में नमक डाल दीजिए तो आप देखेंगे उसका फ्रीज वो और देर से फ्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि पानी जब तक खुद पानी था तब तक उसके पास मॉलिक्यूल्स कम थे तो अच्छे से फ्रीज़ हो जाता था। लेकिन जैसे ही आपने नमक डाला तो अब पानी को अब जब बर्फ़ बनना है तो अब केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, उसमें नमक के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उनको भी फ्रीज़ होने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होती है? गिर जाती है। या बस इसको मोटा मोटी समझ लीजिए कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर आप सल्यूट कोई भी सल्यूट डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो गिर जाता है। गिर जाता है मतलब कि अगर कोई सल्यूशन प्योर में अगर -2 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज़ हो रहा है तो जब उसमें आप सल्यूट डालेंगे तो हो सकता है कि -4 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? फ्रीज़ हो। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि उसकी जो रैमडेबनेस है वो बढ़ गई है और अब उसको फ्रीज़ करने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि तापमान और कम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ें मैंने और भी अच्छे से क्लियर की हुई हैं। और चौथा होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अभी हम तुरंत पढ़े हैं। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब बच्चों हुआ कि जैसे ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर हम एक जार को अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें और एक तरफ सोल्यूशन रख दें और एक तरफ सॉल्वेंट रख दें तो होगा क्या बच्चों कि जो सॉल्वेंट होगा वो सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ठीक,
अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये होता है। अब अगर हम सोल्यूशन के साइड से क्या लगा दें, प्रेशर लगा दें, क्या कर दें, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और इधर से हमने क्या किया है, प्रेशर अप्लाई किया है। तो यहाँ से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं एक सर्टेन प्रेशर पर ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है टुवर्ड सोल्यूशन, ये क्या होता है, रुक जाता है, और इसी को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? और इसको हम करते हैं पाई से, और फॉर्मूला होता है पाई = mRT। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी बातें आपको, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होंगी बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों कि अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर, और बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही आपको दिखेगा, या दिखेगा क्या, एक तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही पढ़ने के और बेहतर से समझने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को पढ़ेंगे। तो अगला बच्चों जो हम कल के जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे, वो क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर। क्या, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। देखिए बच्चों, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं क्यों हम पढ़ेंगे। हुआ क्या है बच्चों कि अभी तक जो हम सल्यूट लिए हैं किसी भी केस में, उसका मतलब होता है वो जो सल्यूट है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी सल्यूट आपने लिया, जैसे यूरिया लिया आपने क्या लिया, यूरिया, आपने लिया ग्लूकोज, आपने लिया क्या, ग्लिसरीन, आपने लिया अल्कोहल। अभी तक आपने जो भी सल्यूट को लिया है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, आपने कोई भी अभी तक जो सल्यूट लिया है या हमने जो लिया है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो अपने आयंस में नहीं टूटता। अब क्या होगा बच्चों, लेकिन तो बात ये, तो जब इसको डालेंगे तो ये आयंस में नहीं टूटता, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सपोज करें कोई ऐसा सल्यूट है जो आयंस में टूट जाता हो, जैसे NaCl, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब बच्चों एक ऐसा सल्यूट है जो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसकी पढ़ाई हम सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर इस चीज़ की, जब इस चीज़ पर अगर हमें स्टडी करना है तो वो हम सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? तो क्या होगा बच्चों, NaCl को Na++ Cl- बोलेंगे, ये टूटेगा तो क्या होता है बच्चों कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब सॉल्वेंट पे डालने से अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएं, तो इस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं, और इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे बच्चों बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।